भारत उत्सवों की भूमि है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 15 अगस्त से पहले तक चीन की उंगलियों पर नाचने वाले नेपाली पीएम ओली अब पलटी मारकर भारत की तरफ झुकने लगे हैं। इस अवधि में ओली चीन के लिए केके की भूमिका त्याग चुके हैं। वही भारत से रिश्तों को नया आकार देने को वे रात दिन प्रयासों में जुटे हैं। परसों काठमांडू में भारतीय खुफिया एजेंसी रो के साथ ओली ने गोपनीय मुलाकात की है। यह मुलाकात इतनी सीक्रेट रखी गई कि इसमें नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के अलावा नेपाल का कोई दूसरा प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ, जबकि रो प्रमुख सुमंत कुमार गोयल के साथ 2 अधिकारी मौजूद रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल के अधिकतर अधिकारियों को भी रो चीफ के दौरे की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने कूटनीतिक और पावर गेम का आगाज कर दिया है और जिनपिंग का केके ओली अब शिखंडी का घाघरा पहनने जा रहा है। यानी जिनपिंग जो बकलोली ओली से करवा रहे थे, अब वही ओली एक नया रूप धारण करने वाला है, जिसकी लगाम कसकर भारत ने उसे सही टारगेट दिखा दिया है। इस मुलाकात के बाद चीन पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। इससे पहले तक ओली जिस तरह भारत के प्रति आक्रामक रहे और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाया, अब वह पीछे छूटने लगा है। ओली लगातार भारत से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि भारत को खुश करने के लिए ओली ने अपने रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल से रक्षा विभाग छीन लिया है। ईश्वर पोखरेल भारत विरोधी और चीन के 1 नंबर का चमचा माना जाता है। वे 3 नवंबर को होने वाले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के दौरे का विरोध कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर ओली ने उसका इस्तीफा ले लिया। नेपाल 3 नवंबर को जनरल नरवणे को नेपाली सैन्य प्रमुख के मानद दर्जा देने जा रहा है। भारत और नेपाल में यह परंपरा साल 1950 से चली आ रही है। चीन की प्लानिंग इस बार बेहद ही खतरनाक हो गई थी। वह ईश्वर पोखरेल के कंधे पर हथियार रखकर नरवणे को यह सम्मान नहीं दिलाना चाहता था, मगर पीएम ओली ने एक ही झटके में पोखरेल की रेल बनाकर उसे रक्षा मंत्री के पद से ही चलता कर दिया। बुधवार रात 9:30 बजे हुई रो चीफ और ओली की मुलाकात में क्या बात हुई है, इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है। पर माना जाता है कि रो चीफ ने नेपाल को स्पष्ट बता दिया है कि नेपाल चीनी कैंप में इतना गहरा न धंस जाए कि उसका भारत की तरफ रुख मोड़ना असंभव हो जाए। इसलिए नेपाल को अभी भी संभल जाना चाहिए, क्योंकि चीन के बगैर नेपाल का गुजारा हो सकता है, मगर बिना भारत के साथ के उसका आगे बढ़ना नामुमकिन है। बदलती ओली की बोली से लगता भी यही है कि नेपाल मित्र शत्रु की परख कर चुका है। चीन ने पिछले दिनों नेपाल के हुमला जिले में सीमा से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर चीन के सैनिक 9 भवनों का निर्माण भी कर चुके हैं। इसके अलावा चीन द्वारा गोरखा जिले के रुई गांव को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया गया है। चीन ने दोलखा, सिंधुपाल चौक, शंखुआ सभा और रसुआ जिलों में भी 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। केवल इतना ही नहीं, नेपाल भारत के विवाद के दौरान चीन ने नेपाल से लगती 1415 किलोमीटर की सीमा पर करीब 98 पिलर गायब कर दिए हैं और कईयों को नेपाल में ही खिसका दिया है। खास बात यह है कि चीन के साथ लगती सीमा पर नेपाल ने 100 सीमा स्तंभ बनाए थे, जबकि भारत के साथ नेपाल की सीमा पर 8553 स्तंभ बने हैं। नेपाल में चीन द्वारा इस अतिक्रमण पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर डरी सहमी नेपाल सरकार की चीन के सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में उसे भारत के साथ की कमी खल रही है। परंतु पीएम ओली की भारत के खिलाफ कड़वी बोली से यह संबंध पहले ही निचले स्तर पर जा चुके हैं। नेपाली जनता भी समझ चुकी है कि चीन एक ऐसा छलावा है जो उन्हें कुछ पल के लिए ही मोहित कर सकता है, मगर उसकी निगाहें नेपाल की जमीन पर गड़ी है, जिसे माओ त्से-तुंग ने तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, भूटान के साथ चीन की हथेली बताया है। चीन ने नेपाल को पिछले दिनों एक और जोरदार झटका दिया था, जिसमें जिनपिंग ने नेपाल से 512 नेपाली प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री करने और उन्हें चीन द्वारा आयात करने का भरोसा दिया था, मगर चीन अपने ही समझौते से पलट गया है। उसने इन प्रोडक्ट की सूची 512 से 111 कर दी है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने नेपाल से इन प्रोडक्ट का नाम मात्र भी आयात नहीं किया है, बल्कि नेपाली उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर उनके विक्रय मूल्य को कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने का बहाना गढ़ दिया है। इससे नेपाली पीएम को समझ में आ गया कि वह जिस भैंस की पूंछ पकड़कर तैरने के ख्वाब देख रहे हैं, वह पूंछ को अपनी पीठ पर मारकर चलती है। ऐसे में नेपाल उसकी चोट से शायद नहीं बच पाएगा, पर चोट तो नेपाल को चीन द्वारा उसकी जमीन कब्जाने के बाद पड़ी गई है। इसलिए पीएम ओली फिर से भारत के सामने घुटनों पर रेंग रहे हैं। इस वक्त यह पछेरा वह और तमाम प्रयास कर रहा है जिससे उनके ऊपर से कैकई का लहंगा उतर सके। जनरल नरवणे का नेपाल में 3 नवंबर को होने वाला सम्मान जनवरी 2021 के करीब होना माना जा रहा था। कोरोना महामारी के चलते इसे पीछे खिसकाया गया था, पर लगता यूं है कि नेपाल भारत को ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रख सकता है। पीएम ओली ने 15 अगस्त को खुद पीएम मोदी को फोन करके संबंध सामान्य करने के संकेत दे दिए थे।
आपको बता दें कि लिम्पुदुरा लिपुलेख और काला पानी विवाद के बाद भारत नेपाल से बेहद नाराज चल रहा है और उससे कूटनीतिक रिश्ते लगभग शिथिल पड़ गए थे। हालत यह थी कि नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भाजपा महासचिव राम माधव और आरएसएस से पीएमओ से बातचीत कराने की गुहार कर रहे थे। बाद में खुद पीएम ओली ने पीएम मोदी को फोन किया था, जिसके बाद ओली ने भारत के प्रति अपने सुरों में न केवल बदलाव किया बल्कि चीन की चमचागिरी भी कम करते चले गए। पर चूंकि ओली की भूमिका कैकई वाली है, इसलिए भारत भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चीनी राजदूत हाउ यांगी के उसन की तड़प इस बछेरे को कभी भी बेचैन कर सकती है। इसलिए भारत खुफिया एजेंसियां नेपाल में पूरी सतर्कता बरत रही है। प्रो चीफ का नेपाल दौरा अपने आप में कई मायने रखता है। यह सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान को संदेश भी है। नेपाल और भारत दोनों एक साथ मिलकर इन दोनों देशों को बता रहे हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते हैं। इन रिश्तों को पीएम ओली भी कमजोर नहीं कर पाएंगे। यह रिश्ते राजनीतिक रूप से अलग, पारंपरिक और भावनात्मक है। कम से कम चीन और पाकिस्तान जो ख्वाब पाल बैठे थे, उन्हें इन बढ़ती मुलाकातों और बैठकों से गहरा धक्का लग रहा होगा। इनके लिए बड़ी हैरानी की बात यही है कि नेपाल और भारत बंद कमरों में आखिर कौन सी हांडी चढ़ा रहे हैं। अगर हांडी चढ़ी भी है तो कहीं उसमें चीन पाक का दलिया तो नहीं घोटा जा रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों देशों के बीच विवाद में नेपाल यही आरोप लगा रहा है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत का तंत्र बहाल की उसकी सालों पुरानी मांग को भारत तवज्जो नहीं दे रहा है। जबकि भारत का मानना रहा है कि सीमा विवाद पर बातचीत के लिए नेपाल को अपने यहाँ का माहौल सुधारना होगा। यानी चीन की सह पर नेपाल ने जो प्रपंच रचा था, अब खुद नेपाल ने उसे हाशिए पर कर दिया है और अब वह वही कदम उठा रहा है जिसकी भारत उससे उम्मीद करता है। पर मामला केवल यहाँ तक नहीं है। भारत नेपाल को लेकर काफी वक्त तक खामोश जरूर था, मगर वह निष्क्रिय बिल्कुल नहीं था। जब नेपाल चीन के चंगुल में फंसकर आपे से बाहर हुआ जाता था, भारत ने इस दौरान कई कठोर एक्शन चुपचाप लिए। इनमें नेपाल को भारत से जाने वाले सामान का निर्यात कम कर दिया गया। साथ ही नेपाली लोगों की भारत में एंट्री पर भी सख्ती कर दी गई। भारत नेपाल के बीच होने वाली नियमित वार्ताओं को भी स्थगित कर दिया गया था। इससे नेपाल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी नेपाल अलग थलग पड़ गया। आपको बता दें कि पिछले महीने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में नेपाली पीएम ओली ने लगभग भारत की जबान बोली थी। ओली ने यूएन में आतंकवाद का मुद्दा उठाकर परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा था, जिससे पाकिस्तान के साथ चीन भी बुरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि वे भारत के पीएम से तो इस तरह के भाषण की आशा रखते थे, मगर पीएम ओली भी आतंकवाद पर सवाल उठा रहे थे। उनका निशाना पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद था। इसका मतलब यही है कि नेपाल कहीं ना कहीं परिस्थिति का आकलन कर चुका है। वह हितैषी और द्वेषी का मतलब समझ रहा है। साथ में वह यह भी समझ रहा है कि चीन एक खोखला बैम्बू है, जबकि भारत एक बड़ी ताकत है जो चीन की जमीन पर खड़े होकर उसे ही धूल में मिलाने का उद्घोष कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।